टुडेज थॉट, आज का सुविचार इस प्रकार है। निराशा ना महसूस करने का सबसे अच्छा तरीका उठना और कुछ करना है। द बेस्ट वे नॉट टू फील होपलेस इज टू गेट अप एंड डू समथिंग। अर्थात छोटे छोटे निर्णय लें और उन पर अमल करें। इस सोच को बाहर निकाल दें कि इसका परिणाम क्या होगा। बस ये ध्यान रखें कि एक बार आपने कोई फैसला लिया है तो फिर चाहे वो गलत हो या सही, उससे आपको एक अनुभव जरूर मिलेगा जो भविष्य में काम आएगा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडेज वर्ड यानी कि आज का शब्द है वेस्ट। वेस्ट यानी कि कमर। इसकी स्पेलिंग है WAIST। चलिए अब वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। आई सॉ अ गर्ल हुज हेयर केम डाउन टू हर वेस्ट, यानी कि मैंने एक लड़की देखी जिसके बाल कमर के नीचे थे। अगला सेंटेंस देखते हैं। माई वेस्ट साइज इज़ 32, यानी कि मेरे कमर का साइज 32 है। धन्यवाद। नमस्कार। आज की पहेली, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप बंद तो कर सकते हो मगर खोल नहीं सकते? बताइए बताइए। वो है अलार्म। हम सभी नींद से जागने के लिए या किसी इम्पोर्टेंट काम के रिमाइंडर के लिए अपने फ़ोन में या घड़ी में अलार्म लगा कर रखते हैं, जिसे आप बंद तो कर सकते हैं मगर खोल नहीं सकते। आज का इतिहास। आज 3 नवंबर सन 1948 में आज के ही दिन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से अपना पहला भाषण दिया था। आज के ही दिन 1957 में सोवियत संघ रूस ने लाइका नामक कुत्ते को अंतरिक्ष में भेजा था। ये पहला जानवर था जो अंतरिक्ष यान में सवार होकर आसमान में पहुंचा और पृथ्वी का चक्कर लगाया। धन्यवाद। नमस्कार। आज का विशेष पृथ्वी राज कपूर। आज ही के दिन 3 नवंबर 1901 में जन्मे पृथ्वी राज कपूर हिंदी सिनेमा जगत एवं भारतीय रंगमंच के प्रमुख स्तंभों में गिने जाते हैं। उन्होंने सन 1944 में मुंबई में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की, जो देश भर में घूम घूम कर नाटकों का प्रदर्शन करता था। उन्हें भारतीय सिनेमा जगत के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। वक्त है प्रश्नोत्तरी का और पहला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। यहाँ 75 जिले हैं। प्रश्न नंबर 2, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इसका उत्तर है ठाणे, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 3, भारत में सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य में है? इसका उत्तर है केरल राज्य में, और यहाँ साक्षरता का प्रतिशत 94 है। प्रश्न नंबर 4, भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? इसका उत्तर है बिहार, और यहाँ साक्षरता का प्रतिशत 61.8 है। धन्यवाद। Hello everyone. Today we are doing a poem from class 6 Rainbow. The name of the poem is The Rainbow Fairies and it is written by L.M. Headley. Two little clouds on a summer's day went flying through the sky. They went so fast they bumped their heads and both began to cry. Old Father Sun looked down and said, "Oh, never mind, my dears. I will send my little fairy folk to dry your falling tears." One fairy came in violet and one wore indigo. In blue, green, yellow, orange, red, they made a pretty row. They wiped the clouds' tears all away, and then out from the sky, upon a line the sunbeams made, they hung their gowns to dry. नमस्कार। आज की कहानी किसान की घड़ी। एक बार एक किसान की घड़ी कहीं खो गई। वैसे तो घड़ी कीमती नहीं थी, पर किसान उससे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था और किसी भी तरह उसे वापस पाना चाहता था। उसने खुद भी घड़ी खोजने का प्रयास किया। कभी कमरे में खोजता,
तो कभी बाड़े तो कभी अनाज के ढेर में। पर तमाम कोशिशों के बाद भी घड़ी नहीं मिली। उसने निश्चय किया कि वो इस काम में बच्चों की मदद लेगा और उसने आवाज़ लगाई, सुनो बच्चों, तुम में से जो कोई भी मेरी खोई घड़ी खोज देगा उसे मैं 100 रुपये का इनाम दूंगा। फिर क्या था, सभी बच्चे ज़ोर शोर से इस काम में लग गए। वे हर जगह की खाक छानने लगे, ऊपर नीचे बाहर आंगन में, हर जगह पर घंटों बीत जाने पर भी घड़ी नहीं मिली। अब लगभग सभी बच्चे हार मान चुके थे और किसान को भी यही लगा कि घड़ी नहीं मिलेगी। तभी एक लड़का उसके पास आया और बोला, काका मुझे एक और मौका दीजिए, पर इस बार मैं ये काम अकेले ही करना चाहूँगा। किसान का क्या जा रहा था, उसे तो घड़ी चाहिए थी। उसने तुरंत हाँ कर दी। लड़का एक एक करके घर के कमरों में जाने लगा और जब वह किसान के शयन कक्ष से निकला तो घड़ी उसके हाथ में थी। किसान घड़ी देखकर प्रसन्न हो गया और अचरज से पूछा, बेटा कहाँ थी ये घड़ी, और जहाँ हम सभी असफल हो गए तुमने इसे कैसे ढूंढ निकाला? लड़का बोला, काका मैंने कुछ नहीं किया, बस कमरे में गया और चुपचाप बैठ गया और घड़ी की आवाज़ पर ध्यान केंद्रित करने लगा। कमरे में शांति होने के कारण मुझे घड़ी की टिक टिक सुनाई दे गई, जिसका मैंने उसकी दिशा से अंदाज़ा लगा लिया और अलमारी के पीछे गिरी ये घड़ी खोज ही निकाली। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी समस्या को अपने विवेक से सरलतापूर्वक हल किया जा सकता है। धन्यवाद। सुप्रभात। आज का जागरूकता का विषय है ताकि बच्चे प्रतिभाशाली बने रहें। हर बच्चा अपने बचपन से ही वैज्ञानिक होता है। वो विज्ञान के किसी प्रयोग की तरह चीज़ों को उठाता है, उन्हें तोड़ता है, फेंकता है, आपस में मिलाता है, पहिए के साथ दौड़ता है, पाइप में बोलता है, जानवरों को पकड़ता है और तरह तरह की आवाज़ें निकाल कर शीशे में देखकर खुश होता है। कीचड़ से मिट्टी उठाता है, उनकी गोलियां बनाता है, बेपरवाह दौड़ता है और पीछे पीछे भागता है और ज़मीन पर गिर जाता है, उल्टे सीधे सवाल करता है, हमारी नकल करता है, हमारी चीज़ों को पाने की जिद करता है। जब बच्चा खुद से ऐसे प्रयोग कर रहा होता है तो अपने जीवन की क्रियाओं का प्रत्यक्ष अनुभव लेकर सीख रहा होता है, लेकिन हम बच्चों को मना करके उसे उसी रास्ते पर चलने के लिए बाध्य कर देते हैं जो हमने बनाए हैं। हम उन्हें गोले बनाकर उसके अंदर रंग भरने के लिए कहते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम्हें ऐसे करना चाहिए। अपने जीवन के 4 वर्ष की आयु तक हर बच्चा 100% प्रतिभाशाली होता है, लेकिन 10 से 20 वर्ष तक जाते जाते केवल 10% और 20 से 30 वर्ष तक जाते जाते केवल 2% ही प्रतिभाशाली बचते हैं। अब सवाल यह है कि इस बीच ये प्रतिभा कहाँ चली जाती है? असल में बच्चों की प्रतिभा हम शिक्षकों, अभिभावकों और समाज द्वारा ही खत्म कर दी जाती है। एक बच्चा अपनी 17 साल की आयु तक लगभग 1.5 लाख बार नहीं सुन चुका होता है, जबकि हाँ, वो सिर्फ 5000 बार सुनता है। अगर हम अपने बच्चों को जीवन भर प्रतिभाशाली बने रहते देखना चाहते हैं तो उनके सवाल पूछने पर हमें जवाब देना होगा। उन्हें एक सीमा तक प्रत्यक्ष रूप से करके सीखने का अनुभव देना होगा। उनको नहीं नहीं के बजाय हाँ हाँ में जवाब देना होगा। उनकी गलतियों पर उन्हें सजा देने के बजाय उन्हें सही सुधार करने का मौका देना होगा। धन्यवाद। आप सभी को संजीव शर्मा का एक बार फिर से नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची आधारित लर्निंग आउटकम संबंधी ये कार्यक्रम, जिसमें हम बात करते हैं प्रेरणा सूची में दिए गए लर्निंग आउटकम के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं एलो कोड M214 यानी 214 के बारे में, जो कक्षा 2 के गणित विषय से संबंधित है। इसमें छात्र दृश्य सामग्री के अनुमान के आधार पर सामान्य सूचनाएं एकत्र कर पाते हैं। आइए देखते हैं आज की गतिविधि। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक इस प्रकार की अन्य गतिविधियां भी करा सकते हैं। आज की हमारी गतिविधि का नाम है बताओ तो कितने। आज की गतिविधि यदि 2 चरणों में कराई जाए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है। इसका प्रथम चरण यह है कि जिस दिन आपको यह गतिविधि करानी हो उससे एक दिन पूर्व संध्या सभा में कक्षा के छात्रों को निर्देशित करें कि कल जब वे विद्यालय आएँ तो रास्ते में दिखने वाली सभी चीज़ों को ध्यान से देखते हुए आएँ। कल कक्षा में हम कुछ मज़ेदार करने वाले हैं, तो इससे छात्रों में उत्सुकता बढ़ेगी। अब आगामी दिन शिक्षक कक्षा को 2 बड़े समूह में विभाजित कर दें। छात्रों को निर्देशित करें कि आज जब वो स्कूल आ रहे थे तो रास्ते में कई सारी चीज़ें उन्होंने देखी होंगी।
अब आप उनके नाम इस प्रकार से लिखेंगे कि जो एक समूह है वो उन जानवरों के नाम लिखे जो आपने रास्ते में देखे, सभी जानवरों के। और समूह 2 उन सभी पक्षियों यानी चिड़ियों के नाम लिखे जो आपने रास्ते में देखे हैं। सभी छात्र अपनी अपनी कॉपी पर लिखेंगे, अपने अपने तरीके से लिखेंगे, और जब आप लिख लेंगे तो उनकी गिनती अवश्य करेंगे कि वो कितने आपने देखे। और हाँ, लास्ट में सबसे अंत में ये जरूर लिखें कि आज जब आप स्कूल आ रहे थे तो कक्षा के किस छात्र के साथ आप आ रहे थे। यदि आपके साथ कोई कक्षा का छात्र था तो उसका नाम अवश्य लिखेंगे। इतना कार्य पूरा करके एक एक करके हमें दिखाएंगे और तब उसके बाद हम इसके बारे में सभी से बात करेंगे। शिक्षकों को चाहिए कि जब छात्र दिखाएं तो उनके द्वारा लिखी गई सारी चीज़ों को सभी के सामने छात्रों से पढ़कर बताने को कहें। इससे छात्रों को डाटा कलेक्शन की प्रक्रिया समझ में आएगी। शिक्षकों को चाहिए कि गतिविधियां कराते समय समुचित निर्देश छात्रों को अवश्य दें। तो इस प्रकार से आप ये गतिविधि करा सकते हैं। सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि गतिविधियों को रोचकतापूर्ण तरीके से कराएं और गतिविधियों को छात्रों के अनुभवों से जोड़ते हुए ही कराएं। प्रत्येक गतिविधि के लिए पूर्ण निर्देश दें और जहां भी उनको मदद की आवश्यकता हो तो छात्रों को पूरी गंभीरता से सुनते हुए उनकी मदद अवश्य करें। गतिविधि को रोचक बनाने के लिए आपकी सक्रिय सहभागिता की बहुत ज़रूरत है, परंतु छात्र आपसे अधिक सक्रिय होनी चाहिए। तो कराते रहें गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद,